स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सबको वापस एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। देखो, मैं ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आई नो कि टीएस2 वाले बैच ने इसको लास्ट टाइम क्लास में ही करा था। अगेन मैं सबसे कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आपने एक बार कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ ही गया, मतलब आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सबको कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक करके सारे क्वेश्चन दोबारा करेंगे। जिस बैच ने टीएस1 के बैच ने बिल्कुल नहीं करा था इसको, और जिन बच्चों ने कर भी लिया होगा, बी पेशेंट, आराम से सुनते रहना भाई साहब। मैं सबसे कह रहा हूँ, दोबारा अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, दोबारा लिख लिख के देख रहे हो, तो आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और रिकैप होके याद हो जाएंगे। एक बार में किसी को याद नहीं होता फॉर्मूले, और फॉर्मूले याद करना मेन मुद्दा है। और मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो कोई रोए ना कि मेरे को पहले ही आता है वगैरह वगैरह। चलो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सारे सारे सिर्फ 8 क्वेश्चन हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर में, यानी चैप्टर नंबर 7 एसी में पीवाईक्यूज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन बने, उसका मैं पीडीएफ तैयार कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जब होगी, परसों होगी, यानी कि एमडब्ल्यूएफ में आपकी क्लास हुआ करेगी 10:30 से 11:30 या फिर 12 बजे तक। सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास यही टाइम अवेलेबल है और मैं इसी टाइम पे ले पाऊंगा, इसी टाइम पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा, तो आपको इसी टाइम पे आना पड़ेगा। एमडब्ल्यूएफ 10:30 से 11:30 मिनिमम 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज हम करने वाले हैं ताकि फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए। आ जाओ, देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे बता दो सबको मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लीज। इज माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से कोई कमेंट करके बताओ कि इज माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन की ना। दीपांशु आया, हेलो दीपांशु, जल्दी जल्दी बताओ यार। कोई कमेंट ना कर रहा भाई साहब, कोई कमेंट नहीं कर रहा। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर है? आ रही है मेरी आवाज? यस 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 यस, ठीक है भैया, चलो आ गया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं निहारिका, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ हर कोई, और मेरे साथ समझ समझ के करना कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे होता है, समझना कैसे होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारी चीज आप सीखोगे इसमें। क्वेश्चन कह रहा है, 100 वॉट, यहीं से रीड कर रहा हूं मैं, 100 वॉट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये वॉट नहीं है, ये ओम है, मैंने कॉपी किया था इसलिए वो गलत हो गया। ये 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जब भी मैं न्यूमेरिकल देखूं तो मैं सबसे पहले काम करूंगा, गिवन लिखना स्टार्ट करूंगा, राइट। अंबिका, गिवन में क्या लिखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, सबसे पहली लाइन में ही रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट वाज 100 ओम, 100 ओम का रजिस्टर है। अब एक लाइन ध्यान से पढ़ना, देखो अब इस लाइन में आगे क्या कह रहा है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब इन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि जो वोल्टेज है वो कौन सी वाली वोल्टेज है, मतलब ई नोट है, ई आरएमएस है, ई इफेक्टिव है, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं। तो जब वो कुछ ना बोले, सीधे सीधे मुंह उठा के बोल दे कि ये वोल्टेज इतना है, तो जब वो सीधे सीधे वोल्टेज दे रखा होता है तो वो हमेशा वी आर एम एस होता है। याद रखना, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब आरएमएस वैल्यू है वो। तो 220 वोल्ट दे रखा है। आगे 50 हर्ट्ज ऑफ एसी सप्लाई, 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से लिख रहा हूं और एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज लिख दिया। अब वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? आई आरएमएस निकालो, करंट का आरएमएस वैल्यू निकालो, आई आरएमएस को फाइंड करो। तो अंबिका सीधे सीधे पहला पार्ट तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ओम्स लॉ से। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल? बताओ पूरे फुल साइकिल में पावर कंज्यूम कितना हुआ? जीरो कोई नहीं बोलेगा भाई साहब, मैं पहले मना कर रहा हूं, जीरो कोई नहीं बोलेगा। पावर निकालना है, यानी कि पहले क्वेश्चन में दो चीज निकालनी है, आरएमएस और पावर। अब देखो, अगर मैं इसको अप्रोच करता तो कैसे लेके जाता इस क्वेश्चन को? मैं भाई साहब सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले लगाता आंसर नंबर ए लिखने के लिए, आंसर ए लिखा था। आंसर ए में मुझे क्या निकालना है, आई आर एम एस निकालना है, राइट। मैं लगाता ओम्स लॉ, सबको पता है V इजकल टू में आई आर होता है, राइट। अब देखो, अगर V वोल्टेज जो होता है, अगर V वो आरएमएस है तो यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो भी आरएमएस वाला निकलेगा इनटू में रेजिस्टेंस, हाँ या ना बोलो। और यहाँ पे मैं एक चीज और एक्स्ट्रा में लिख दे रहा हूँ, अगर V नोट होता, V नोट मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज,
क्वेश्चन में दे रखा होता है कई बार कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 है, तो उस टाइम पे वी नोट लेना होता है। और अगर आपने वोल्टेज में वी नोट लिया तो यहाँ पे आई नोट निकलेगा, आई नोट इंटू में आर होगा, यानी कि जौन सा वोल्टेज वौन सा ही करंट। अगर आरएमएस वाला वोल्टेज है आपके पास तो आरएमएस वाला करंट, और अगर पीक वाला वोल्टेज है आपके पास तो पीक वाला करंट। इन दो फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत बार रिपीट होंगे अभी के अभी। अब इसी के नीचे मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 7.2 को थोड़ा और नीचे स्लाइड कर देते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास अपना देखो, सबसे पहले आरएमएस निकाला तो मैं पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, इस वाले का। मैं यहाँ से आई आरएमएस निकालना चाहता हूँ, आर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो मैं फॉर्मूला बना दूंगा आई आरएमएस इज इक्वल टू में वी आर एम एस अपॉन में आर रजिस्टेंस। वी आरएमएस दे रखा है, वी आरएमएस कितना है आयुष्मान 220, रजिस्टेंस कितना दे रखा है 100, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 22 अपॉन में 10, आईआरएमएस की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ये रहा हमारा पहला आंसर, राइट। अब निकालता मैं दूसरा पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। पावर लिखा हुआ है, पावर का फॉर्मूला देखो, पावर इन एसी जो है वो आपको याद होना चाहिए। पावर इन एसी, इन लिखना भूल गए भाई साहब, पहले हम इन लिखेंगे। पावर इन एसी, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब भी पावर इन एसी की बात करो तो पावर का फॉर्मूला होता है, आपने डिराइव भी करा था, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, राइट। अब आपको तीनों वैल्यू पुट कर, ये नहीं कि करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर निकाल दिया, भाई वो सब चैप्टर नंबर 3 में चलता है, डीसी करंट में आई इंटू में वी। भाई साहब एसी आ जाए ना तो आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई लगता है, आर एम एस ही चाहिए और कोई करंट नहीं चाहिए, पीक करंट नहीं चाहिए। खोलोगे तो फिर आई नोट बाई रूट 2 खोलना पड़ता है। तो चलो भाई साहब तीनों लिख देते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पावर का पावर, आई आर एम एस ये रहा, मैंने निकाल रखा है ना 2.2, तो आई आर एम एस की जगह में 2.2 पुट कर दिया, इनटू में वी आर एम एस इट इज 220 वोल्ट, ऊपर में ही हमें गिवन था 220 वोल्ट, इनटू में बचा कॉस फाई, और जो कॉस है फाई की जगह एंगल कितना लोगों में यहाँ लिख देता हूँ। देखो सिर्फ रजिस्टर है, गिवन देखो, गिवन की तरफ देखो हर कोई, गिवन में का दे रखा है, सिर्फ रेजिस्टेंस है कि नहीं। अब सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्योरली रजिस्टिव के केस में जहां पे सिर्फ रजिस्टर हो, वहां पे जिधर की ओर वोल्टेज होता है उधर की ओर ही करंट होता है। तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, फेस डिफरेंस 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री लिखोगे, और cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1 लेके इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा 484। ठीक है, 0 से 0 गया, हाँ 22 इंटू में 22 484, और cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि वॉट, इतना आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। 22 इंटू में 22 बिल्कुल सही लिखा है, 484 होगा। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। अच्छा पहले ही आंसर निकाल दिया था, करंट निकाले हो ना भाई, करंट के अलावा निकाल दिए सबको सब, पावर पावर समझ में आया। और याद रखना प्योरली रजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एंगल फेस डिफरेंस 0 हो रहा होता है, बाकी सब में आ रहा होता है 90 डिग्री। यानी कि प्योरली कैपेसिटिव होता या फिर प्योरली इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री बन जाता। चलो आई होप कि सबको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन यही कंप्लीट हुआ। मैं इसके की पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मैं हर क्वेश्चन में की पॉइंट्स लिखूंगा ताकि आप बाद में पॉइंट समराइज कर सको कि हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट यही दो फॉर्मूले थे, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, पहला फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस इज इक्वल टू में आई आर एम एस इंटू में आर रजिस्टर के केस में, और वहीं पे अगर वी नोट होता तो ये आई नोट हो जाता, जौन सा वोल्टेज वौन सा करंट। दूसरा अगर सिर्फ रजिस्टर है तो रजिस्टर के केस में जो फेज डिफरेंस आता है 5 वो 0 आता है। अगर सिर्फ कैपेसिटर हो तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री आता है, ये सब कुछ याद होना चाहिए। और अगर सिर्फ इंडक्टर होता, इंडक्टर लिख देता हूं मैं, इंडक्टर होता तो भी फेज डिफरेंस 90 आता है। ये 3 पॉइंट नीचे वाला और 2 पॉइंट ऊपर वाला आपको याद होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट पावर का, मैं इसी को स्लाइड करके यहाँ पे पावर का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब भी पावर निकालो एसी में, पावर का फॉर्मूला आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई ही लगाओगे, तीनों के तीनों वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी आपको। तो ये 3 पॉइंट्स मेन की पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से, जो हमें ग्रेस्प कर लेना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे करके पता है, अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हो ना, कॉपी नहीं कर रहे हो या फिर लिख नहीं रहे हो, सुन भी रहे हो, तो भी आपको बहुत लंबा याद रहेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद रह जाएंगे। जो बच्चे भाई साहब गोली हो रखे हैं उनका क्या ही कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे इस टाइम को बचा के, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बाद में लाइव वीडियो कोई देखता ना है भाई साहब, टाइम ही का इन बच्चों के पास। चलो
बहुत बढ़िया, सबका आंसर निकल गया है। मैं आगे कमेंट कर लेता हूँ। हिमांशु तक ने आंसर निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। संदीप ने भी आंसर निकाल दिया है, कविता ने भी, सॉरी सपना ने भी निकाल दिया है, आयुष्मान ने भी निकाल दिया है, रिया ने भी निकाल दिया है, निहारिका ने भी निकाल दिया है। बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई साहब, मूव करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन मैं हर क्वेश्चन में की पॉइंट दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या सीखा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज, देख रहे हो सब, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्टेज। देखो इस बार बोला कि नहीं बोला, इस बार बोला ना पीक वोल्टेज, कुछ नहीं बोले तो वो आरएमएस है, और जहां बोल दे पीक वोल्टेज है वो वी नोट है। अगर कुछ नहीं बोला होता तो वी आर एम एस लिखता, सिंस दे रखा है पीक इसलिए गिवन में लिखेंगे रिया कि वी नोट जो है वो कितना है, 300 वोल्ट है। आगे कहता है कि द व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज निकाल के बताओ। ठीक है भाई, वी आर एम एस निकालना है, आरएमएस वोल्टेज मतलब वी आर एम एस। बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा इसी का बी वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट था। चलो पहले ए वाले पार्ट को ही सॉल्व कर देते हैं। सबको बहुत इजीली एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी आर एम एस और वी नोट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी नोट बाई रूट टू। ये फॉर्मूला करंट में भी होता है और वोल्टेज में भी होता है। अगर मैं लिखता करंट आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का लिखते हैं आई नोट बाई रूट टू, है ना, बताया होगा ये फॉर्मूला मैंने। इसके बाद चलो, अब आपको वोल्टेज वी नोट दे रखा है, आरएमएस निकालना है भाई साहब, सीधे सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल दिया जाएगा। सपना मैं बोलूंगा वी आर एम एस इज इक्वल टू में वी नोट कितना है 300 अपॉन में रूट टू। देखो रूट टू को रेशनलाइज कर दो, रूट टू से रूट टू पॉइंट में आंसर निकाल के देना पड़ेगा। नीचे रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से इसको काटोगे तो 150 हो जाएगा, है ना। तो 150 यानी कि 150 इंटू में रूट टू, और रूट टू की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 150 इंटू में रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 1.4 ले लोगे और सिर्फ आंसर कर मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ जल्दी से, मेरे को मेरी तरफ बिल्कुल ना देखो भाई साहब, जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 15 इंटू में 14 कितना आएगा, 15 दहन 150 और 15 15 30 55 55 60 पंचके 15 15 पंचों का 60, 150 210 वोल्ट आएगा मेरे ख्याल से। देख लो भाई साहब मल्टीप्लाई करके, 210 वोल्ट किस किस का आंसर आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस किस का आया। कोई नहीं बच्चा, अगली बार से मैं 10-15 पे स्टार्ट कर दूंगा, सॉरी फॉर डिले, पहले दिन हो जाता है। 212.1 आ रहा है निहारिका का, क्यों क्यों निहारिका ने 1.414 लिया होगा, मैंने 1.4 लिया है, 210 आएगा, बिल्कुल सही है। अंबिका का निकल गया, दीपांशु का निकल गया, प्रीति का निकल गया, आयुष्मान का निकल गया, निहारिका ने बिल्कुल सही निकाला, रिया ने भी सही निकाला, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, उसके बाद आकाश गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड नाइट। देखो बच्चों, अब हम करेंगे बी पार्ट, ये हो गया हमारा ए पार्ट खत्म, ए पार्ट खत्म, ठीक है यहां तक में। अब बी पार्ट पढ़ता हूं, यही लिख देता हूं मैं बी पार्ट के बारे में। क्या कहना चाहता है इसका बी पार्ट, ये कहना चाहता है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। ओके, आई करंट का आरएमएस मतलब आईआरएमएस, आईआरएमएस कितना दे रखो है, आईआरएमएस दे रखो है 10 एम्पियर। क्या निकालना है, व्हाट इज द पीक करंट, पीक करंट मतलब आई नॉट बड़ी, आई नॉट फाइंड करनो है, आई नॉट फाइंड करनो है। तो चलो अभी ये रहा फॉर्मूला, अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं भाई साहब, इसको लगा दो यहाँ पे। हम बोलेंगे कि आई आर एम एस इजकल टू में आई नोट बाई रूट टू होता है, हमको आई नोट टू फाइंड करना है, तो ये टू जो है डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई आर एम एस इंटू में रूट टू इजकल टू में आई नोट। आई आर एम एस कितना है 10, रूट टू की वैल्यू 2 और आई नोट। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे देखो भाई, आई नोट का आई नोट और 10 इंटू में रूट टू, 10 मतलब सबको पता है ये, और रूट टू की वैल्यू 1.414 होता है, निहारिका ने पूरे वैल्यू थे तो हम भी लेंगे, और इसको एक पॉइंट शिफ्ट करा दो बस, 14.4 एम्पियर आंसर आ जाएगा, 14.14 एम्पियर आएगा, 14.14 एम्पियर, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बस उसको, ये रहा अपने पास आई नोट। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर मैं इसके की पॉइंट की बात करूं, मैं थोड़ा ऊपर करके यहीं पे की पॉइंट्स लिख देता हूं इसके भी। इसमें की पॉइंट में बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, जो दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर मैं आरएमएस करूं, इफेक्टिव में भी सेम होता है बच्चों, आई आरएमएस या फिर आई इफेक्टिव इजकल टू होता है आई नोट बाई रूट टू, और अगर मैं कहूं वी आरएमएस तो वो होता है वी नोट बाई रूट टू, राइट। जहां पे वी नोट मतलब है पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, और आई नोट मतलब है मैक्सिमम करंट। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको रटे होने चाहिए, तो बच्चों वाले फॉर्मूले। तो की पॉइंट में इतना ही, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ऐसे करके सुनते रहना, आप बहुत सारे नए-नए कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लोगे और रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का, अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 की तरफ, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। फिर से हम गिवन लिखेंगे, हर कोई क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है 44 मिली हेनरी। देखो स्मॉल एम मतलब मिली होता है और माइक्रो का साइन आपको पता होगा, है ना। और जहां हेनरी कह दे वहीं पे मैं समझ जाऊंगा इंडक्टर है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस एल दे रखा होता है, हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस ही दे रखा होता है इसी में। तो ये है 44 मिली हेनरी। मिली हेनरी को कन्वर्ट कर दो हेनरी में, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो 10 की पावर -3 होता है मिली मतलब, ठीक है। माइक्रो मतलब -6, मिली है, स्मॉल एम है, इसलिए -3 इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज। देखो फिर से देखो, बताओ मेरे को, निहारिका क्या यहाँ पे कहीं भी बोला कि पीक वोल्टेज है? सिर्फ उन्होंने क्या कह दिया कि कनेक्टेड है 220 से। तो भाई साहब जहां सिर्फ कनेक्शन बोल दे वहां पे VRMS होता है, वो 220 वोल्ट लेंगे VRMS की जगह में, ठीक है। आगे कह रहा है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है भाई साहब। फ्रीक्वेंसी दे रखा तो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट कर रहा हूं मैं, 50 हर्ट्ज लिखा, ऐसा यूनिट में ऑलरेडी है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। करंट का आरएमएस निकाल लो, यानी कि आईआरएमएस निकालो। देखो भाई सिंपल सी बात है, वीआरएमएस दे रखा है, आईआरएमएस ही निकलेगा, है ना। अब मुझे आईआरएमएस निकालना है, लेकिन याद रखना ये कौन सा सर्किट है, दिख रहा है पहला क्वेश्चन रजिस्टर का था और ये क्वेश्चन इंडक्टर का है, इंडक्टर का। देखो मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, अगर मैं पहला क्वेश्चन पर लेके जाऊं, ये देखो पहले क्वेश्चन में गिवन देख के ही समझ में आ रहा था कि ये देखो रेजिस्टेंस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी था, तो ये रजिस्टर पे था, है ना। और सेम चीज हो रखा है तीसरे क्वेश्चन में, मैं नीचे स्लाइड डाउन कर रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन में इस बार रजिस्टर की जगह में इंडक्टेंस दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये कौन सा हो गया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। समझे कि देखो एल दे रखा है, इंडक्टिव सर्किट। अब इस केस में अगर मैं VRMS का फॉर्मूला लिखता हूं तो वोल्टेज इक्वल टू में होता है IRMS इनटू में रेजिस्टेंस नहीं, ओम्स लो ही है लेकिन XL लिखा जाएगा, इंडक्टर है ना, भूल गए। और एक्सएल का फॉर्मूला भी मैं लिखवा ही देता हूं आपको, आई होप कि आपको याद हो। ये इसको ओमेगा एल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू में इन सेल्फ इंडक्टेंस, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। क्वेश्चन में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है जिसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है ना, वो दे रखा होता तो मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल देता। नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो 2πfl भी होता है, पता है सबको। अगर फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज वाला दे रखा है तो हम तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर रेडियन पर सेकंड में दे रखा होता ओमेगा तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मुझे यहाँ से IRMS निकालना है, इजिली निकाल दूंगा। ये निकालना है, ये यहाँ पे एक्सेल मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि IRMS इक्वल टू में VRMS डिवाइडेड बाई एक्सेल। IRMS इज इक्वल टू में VRMS कितना है भाई, 220 वोल्ट गिवन है। एक्सेल निकालना पड़ेगा 2πfl से, ठीक है, दे नहीं रखा है। अब चाहो तो आप अलग से निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन मैं इसी में डायरेक्टली करूंगा। 220 2 पाई की वैल्यू 3.14 ही खोलना पड़ेगा, कोई चारा नो है। फ्रीक्वेंसी 50 है और वो 44 इंटू 10 की पावर -3 है, ठीक है। आई होप कि ये दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आगे लिख देता हूँ, वहां दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट, तो देखो ये जो 44 है ये कट जाएगा भाई साहब, और ये कट जाएगा इससे, तो ये बचेगा कितना 10, और ये कितना बचेगा 2। इसको भी काट दूं तो ये बचेगा 5, और इसको काट दूं तो ये बचेगा 10। तो जो बचेगा उसको लिख देता हूं मैं, ऊपर बचा 1, कुछ नहीं बचा, और ये 3.1 इंटू में 2 6.2 हो जाएगा, और इंटू में 10 है, और 10 की पावर -3 जो ये नीचे में है उसको लिख दो, ऊपर में जाके प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 3। अब देखो 10 की पावर 3 मतलब सबको पता है 1000 है, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 6.2, डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट लूंगा, और ये 10 लिखा, 10 से 0 काटा, ये हो गया 100 अपॉन में 6.2 डिवाइड करके भाई साहब खुद ही आंसर निकाल लेना, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो, एम्पियर लिख देना। ये रहा हमारा आंसर जिसको आप भरोगे। तो 100 अपॉन में 0.6, या फिर इसी को पॉइंट हटा के आप 1000 अपॉन में 62 भी लिख सकते हो। तो आपकी मर्जी है, सॉल्व कर लेना, आंसर लिख लेना। बहुत आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब मैं की पॉइंट की बात करूं इसी क्वेश्चन में, तो की पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो की पॉइंट है यहाँ पे। ये जो दो फॉर्मूले है वो हमारा की पॉइंट है, कि अगर दे रखा हो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर तो उसके फॉर्मूले में आर की जगह में एक्सएल और एक्सी आते हैं, और ओमेगा एल और ओमेगा सी का सॉरी एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। चलो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही सुनते रहना, आप इस फॉर्मूले को जितनी बार देखोगे आपके लिए ये फॉर्मूले यूज करना उतना ही आसान हो जाएगा।
समझ रहे हो? और बाकी बच्चों से आपको फायदा हो जाएगा। बाकी बच्चे नहीं देख रहे हैं तो उनका थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही ना भाई साहब। देखो क्या कर रहे होंगे बेचारे, रील देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे किसी से, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आपके पास है ही ना कोई, तो कहां से बात करोगे? देख रहे हो भाई साहब, सच्चाई थी भाई वो। गिवन की बात करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेगा कुछ, मैं पहले मना कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ नहीं तो शिवम, क्वेश्चन नंबर 7.4, शिवम ने आंसर निकाल के बता दिया भाई साहब, ठीक है। 7.4 की तरफ मूव करते हैं। इस बार देखो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कैपेसिटर है, कैपेसिटर है भाई साहब। देखो क्या कहना चाह रहा है, पहला रजिस्टर वाला था, दूसरा इंडक्टर वाला था और तीसरा ये वाला कैपेसिटर वाला है। गिवन लिखूंगा, गिवन में कैपेसिटेंस दे रखा है C 60 मिली है। ये मेरे ख्याल से माइक्रो था और यहाँ पे मिली प्रिंट हो गया, लेकिन मैं फिर भी मिली है तो मिली, जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो 16 मिली फेरेड लिखा हुआ है, तो 16 इंटू 10⁻³ फेरेड। कोई एनसीईआरटी चेक करके बताएगा ये एनसीईआरटी में माइक्रो है कि मिली है? जल्दी से चेक करके बताओ किसी के पास एनसीईआरटी रखी हो तो, कि ये माइक्रो है कि मिली है। और जो वोल्टेज है देखो, फिर से कुछ नहीं बोला, सिर्फ वोल्टेज दे दिया, तो मैं VRMS लिख दूंगा, जो कि है 110 वोल्ट। अगेन फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी F लिखूंगा 60 हर्ट्ज। ये रहा हमारा आंसर, गिवन लिखा हमने। फिर से कह रहा है कि डिटरमाइन RMS वैल्यू ऑफ करंट। मैं चिंता ना करो, मैं बिल्कुल कॉपी पेन लेके सॉल्व करूंगा भाई साहब। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ की पॉइंट पहले, अगर रजिस्टर हो तो VRMS इजकल टू में IRMS इनटू में R होता है, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं पीले से लिखा जाएगा, अगर इंडक्टर होता, इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड, तो उसमें VRMS इजकल टू में IRMS इनटू में XL हो जाता। सही बात है, XL लिखेंगे। और एक्सेल का फॉर्मूला आई होप कि आपको याद होगा, अभी अभी लिखा था मैंने, दोबारा लिख देता हूं, कोई ना। ये हमारा एक्सेल का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, ओमेगा एल और 2πfl। जितनी बार सुनोगे उतना लंबा याद रहेगा। और अब बात करते हैं प्योरली कैपेसिटर की। अगर सिर्फ कैपेसिटर आ रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में आ रखा है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि VRMS इक्वल टू में IRMS इनटू में XC आएगा। और XC का जो फॉर्मूला है वो भी मैं यहाँ लिखूंगा। XC का फॉर्मूला बच्चों को सुना तो बहुत बार होता है, जब सर लिख रहे होते तो सबको याद आ जाता है, भाई साहब जब खुद लिखने की बजाय जाते तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं। 1/ω/c होता है ये, 1 अपॉन में, एक्सेल में सीधे सीधे, XC में 1 अपॉन में चलता है ये, 2πfc। मिली ही है क्या, सबने चेक कर लिया क्या? और हाँ प्लीज कोई पीछे एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन ना देखे इसका, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे जो नया एडिशन है उसमें आंसर मिसप्रिंट है, तो प्लीज उसका आंसर ना देखें, ना घबराए। जो मैं करवा रहा हूं वही सत्य है, शांति से देख लो और समझ लो और इसी को करके आना। चलो, तो XC का फॉर्मूला दे दिया। अब सबको दिख रहा है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, सिर्फ कैपेसिटर दे रखा है ना। अगर प्योरली कैपेसिटर दे रखा है तो भाई साहब IRMS निकालो। देखो IRMS निकालना चाहते हो यहाँ से, तो XC जाएगा डिवाइड में, IRMS इजकल टू में हो जाएगा VRMS अपॉन में XC। और XC को खोलोगे, IRMS इजकल टू में VRMS अपॉन में XC को खोलोगे तो 1 अपॉन में 2πfc वाला खोलूंगा मैं, ओमेगा C नहीं खोलूंगा, क्योंकि भाई साहब ओमेगा नहीं दे रखा ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी देते हिंट मिल जाता है कि F वाला खोलना पड़ेगा। और सबको पता है देखो ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर के जो डिवाइड में लिखा होता है वो चला जाता है न्यूमरेटर के पास। बेसिक मैथ तो है ही। तो इसके तहत हम लिखेंगे यहाँ पे कि IRMS, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे IRMS जो है वो हो जाएगा VRMS इनटू में जाएगा, डिनोमिनेटर के डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में चली जाती है, न्यूमरेटर के पास चली जाती है, 2πfc। अब सारी वैल्यूज गिवन है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना। VRMS कितना है, ये रहा 110, 110, 2 का 2 पाई की वैल्यू 3.1 ही लूंगा, 3.14 होता है, इनटू में फ्रीक्वेंसी कितना 60, और ये माइक्रो है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन में एनसीईआरटी में ये माइक्रो है, मैंने यहाँ पे मिली ले रखा है, इसीलिए मैं इसको माइक्रो बना दे रहा हूँ। माइक्रो लेके सॉल्व करना, तब सही आंसर आएगा। कई बार होता है ना जब हम कॉपी कर रहे होते हैं तो मिसप्रिंट हो जाता है बहुत जगह। तो ये है माइक्रो फेरेड। और माइक्रो फेरेड के लिए सबको पता है 10⁻⁴
माइनस 6 लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 60 इंटू 10⁻⁻6 कैपेसिटेंस। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो। IRMS इक्वल टू में कितना आएगा, जल्दी से बताओ। खुद ही मल्टीप्लाई करो भाई, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। 1 2 3 जीरो घटा देता हूँ मैं, सहूलियत कर देता हूँ। और यह हो गया 36, 36 इंटू में 11 इंटू में 6.1 इंटू में 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई करके खुद ही आंसर निकाल लेना IRMS। ये रहा एम्पियर में आंसर जो कि आप निकालोगे। रिया कहना चाहती है 2.48 आ रहा है रिया का। रिया का 2.48 आ रहा है। और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो तो बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से बताओ, बताओ मेरे को जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो। दो आकाश का आ रहा है 284 284, शायद आकाश का ही सही आ रहा है भाई साहब, 284। हर्टलेस बॉय बहुत बढ़िया, हेलो हेलो हेलो। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। मेरे ख्याल से आकाश का आंसर सही है, 248 आएगा। और हाँ सही है, अरे यार 28 मतलब सही है, दोनों बच्चों का सही है, रिया का भी सही है। रिया ने डेसिमल हटा दिया ना, तो आकाश जो लिख रहा है 248 इंटू 10⁻⁻3, नहीं यार गलत आ रहा है, कुछ तो गलत आ रहा है। भाई साहब सही बता रहे हो, शिवम भी सही बता रहे हो और रिया सही बता रहे हो कि इनका जो आंसर आएगा वो 10⁻⁻3 भी तो है, 2.48 ही आएगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। की पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये 3 पॉइंट की पॉइंट थे। रजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये हमारा की पॉइंट था। ऐसे करके सुनते रहोगे ना तो भी अच्छे से याद हो जाएगा। दीक्षा का भी आंसर निकल गया 2.48, बहुत बढ़िया दीक्षा। लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करा करो कैलकुलेशन, छोटी मोटी चीजें हैं ये, और जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन कर पाओगे, उतनी अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो एक क्वेश्चन को एक बार कर दिया दोबारा क्यों करूं, अरे भाई मैथ के लिए कर लो, क्या दिक्कत है, मैथ तो ठीक हो जाएगी ना। पहले पहले का टाइम पे करने में 5 मिनट लगाए थे, इस बार 2 मिनट के अंदर आंसर निकालो, समझ रहे हो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। चलो 7.5 पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एक्सरसाइज 7.3 जो कि इंडक्टर वाला था, मैं आपको याद दिला दूं तो इंडक्टर वाला था, और 7.4 इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन कैपेसिटर वाला था, वो कैपेसिटर वाला, इंडक्टर वाला और कैपेसिटर वाला। पहला क्वेश्चन रजिस्टर का था। व्हाट इज द नेट पावर, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट कंप्लीट ऑफ द साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। मैं सीधे सीधे इसका आंसर बताना चाहूंगा। देखो मैं तीनों के बारे में बता दूं, नहीं पहले इसका आंसर बता दो ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आंसर बता दे रहा हूं मैं पहले। इसका आंसर क्या लिखोगे आप लिखोगे कि एक्सरसाइज EXERCISC एक्सरसाइज 7.3 में जो कंडीशन गिवन है वो प्योरली इंडक्टर का क्वेश्चन है, सिर्फ इंडक्टर है उसमें। और प्योरली इंडक्टर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस होता है वो फाई होता है, और फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, पाई/2 90 डिग्री, पता है ना सबको, पाई/2 मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री होती है। तो पावर का फॉर्मूला तो अभी लिखवाए थे हम, IRMS VRMS cos फाई, और cos पाई/2 यानी कि cos 90 जो होता है ना वो जीरो होता है, जीरो। तो हम बोलेंगे सिंस cos 90 जो है cos पाई/2 वो जीरो होता है, इसीलिए IRMS इंटू में ये तो जीरो हो जाएगा cos, तो IRMS VRMS cos फाई इंटू में जीरो, तो cos पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा जीरो, यानी कि इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। देयर इज नो पावर कंजप्शन इन इंडक्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर भी नहीं करता भाई, मैं लिख देता हूं नो पावर, यही लाइन याद है, इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज तो याद करनी। नो पावर कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड कह सकते थे, कंज्यूम्ड बाई इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर खर्च नहीं करते हैं, करता कौन है, रजिस्टर, बदतमीज है वो। तो ये लाइन याद रखना, यही यहाँ का की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है कि पावर लॉस नहीं होता इंडक्टर और कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर का भी निकाल दो भाई, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों के लिए बोला है ना। अब फिर दूसरे पार्ट में लिखते हैं आप, एक्सरसाइज 7.4 जो है वो सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर है उसमें बस। तो अगर वो प्योरली कैपेसिटर है तो उसमें भी जो फेज डिफरेंस जाएगा, फेज डिफरेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे फाई, वो भी 90 डिग्री जाएगा। और सिंस पावर का फॉर्मूला जो होता है वो दीक्षा IRMS VRMS cos फाई होता है, cos 90 लगाऊंगा, cos 90 होता है जीरो, लिखना पड़ेगा ना भाई साहब, और इसीलिए पावर हो जाएगा जीरो।
ये दोनों चीज ऐसे करके सॉल्व करके दिखा दी। लेकिन अगर यहीं पे रजिस्टर होता तो वहां पे फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 नहीं 0 होता है, cos 0 1 हो जाता है, तो पावर निकलता है। जैसे एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 में किया था, उसमें पावर निकला था ना 484 वॉट, याद आ रहा है, अभी किया था हमने। चलो 7.5 आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। आकाश ने बिल्कुल सही आंसर बताया, पावर लॉस 0 होता है। मुकेश ने भी बिल्कुल सही बताया, रिया ने भी बिल्कुल सही बताया। हेलो हेलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7.6, ज्यादा नहीं 8 क्वेश्चन है, इजिली खत्म हो जाएंगे और अच्छे से सारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा आपको। 7.6 से मूव करते हैं। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है आपने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। जल्दी जल्दी तक लो यार, ये फिर से मिली नहीं होगा, माइक्रो ही होगा, इसको मिली मत पढ़ना बच्चों, ये माइक्रो फेरेड है, ये माइक्रो फेरेड पढ़ना, ठीक है। मैं यहाँ इसको मिटा ही के दोबारा लिख देता हूँ माइक्रो फेरेड, 1 मिनट। इसको मिटाया और इसकी जगह में माइक्रो लिखा जाएगा, माइक्रो। इसको माइक्रो फेरेड पढ़ना, 30 माइक्रो फेरेड। चलो अब गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब हमारे हिसाब से क्वेश्चन पढ़ो। अ चार्ज्ड 30 माइक्रो कैपेसिटर, 30 माइक्रो फेरेड मतलब क्या दे रखा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इक्वल टू 30 माइक्रो फेरेड, मतलब सबको पता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। इज कनेक्टेड टू द, ओहो आगे इंडक्टर भी दे रखो है, इंडक्टर है देखो हेनरी, जिसका एच आ जाए, एच आ जाए हेनरी, और स्मॉल एम मतलब मिली। जो हेनरी होता है वो ज्यादातर मिली में ही होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको ये अंदाजा लग जाएगा। तो ये 27 मिली हेनरी दे रखो है, मिली हेनरी, एच लिखना है यहाँ पे, मिली हेनरी, नहीं मिली मेरे को हेनरी, मिली हेनरी। तो भाई साहब मजाक कर रहे थे, 10 के बाद -3 होता है, मिली हेनरी लगा दोगे। आगे क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, कहना चाह रहा है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो भाई साहब फिर से की पॉइंट आएगा आपके पास ऑफ द फ्री ऑसिलेशन। दो चीजें होती हैं, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लिखने दो मेरे को, एंगुलर लिखा मैंने, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बच्चों ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला देखो, इस केस में जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर दे रखा हो तो आपको ओमेगा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 में रूट एल सी। चैनल का नाम है एल सी भाई साहब, समझ रहे हो, इसी यहीं से प्रेरित होकर मैंने चैनल का नाम और ट्यूशन का नाम भी रखा था। ये रहा पहला। दूसरा वो मेरे से क्या पूछ लेंगे, दूसरा वो मेरे से पूछेंगे फ्रीक्वेंसी, सिर्फ बोलेंगे या तो ऐसे बोलेंगे फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, या फिर बोलेंगे फाइंड सोर्स फ्रीक्वेंसी, नया वर्ड जोड़ देते हैं सोर्स। तो घबराना मत, दोनों का मतलब ही एफ होता है। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी बोले या फिर फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ निकालना होता है, एफ का फॉर्मूला होता है सेम कॉपी पेस्ट, लेकिन बस 2 पाई आ जाता है ब्रो, 1/2 पाई रूट एल सी। ये रहा फॉर्मूले, मैक्सिमम 2 फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन में देख लो कि क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दो। अभी हमसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो भाई साहब सबको पता है ओमेगा निकालना है, ये निकालना है, और मैं इसको यहाँ निकालना चाहूंगा ओमेगा को। आ जाओ भाई यहाँ से इधर बढ़ते हैं, यहाँ निकालेंगे यहाँ। तो ओमेगा का फॉर्मूला था 1 में रूट एल सी, और 1 में रूट एल सी की वैल्यूज पुट करूंगा मैं ऐसे करके, 1 में रूट लगाया और एल और सी की दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा। एल की वैल्यू कितनी है, यह है 27 इंटू 10 की पावर -3, है कि नहीं सपना। आयुष्मान इंटू में सी, सी मतलब है कैपेसिटेंस, जो कि 30 इंटू 10 की पावर -6, है कि नहीं। 10 की पावर -6 नहीं दिख रहा है भाई साहब, चलो भाई इधर का दिखा दो थोड़ा सा, ठीक है, 10 की पावर -6 ये रहा, अब दिख जाएगा। अब इसी के आगे नीचे सॉल्व करेंगे हम, ओमेगा इजकल टू में आ जाएगा 1 में एंड रूट 27 इंटू में 3, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो आ जाएगा, 9×3 = 27, 27 का आएगा 7, 7×21, 7×21 9 कहाँ गिन रहा हूँ सुबह, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7×3 = 21, 7×21 2 और 3×2 6, 6×2 8, 81 आएगा, और इंटू में 10 की पावर देखो 9 आ जाएगा, -9, सही है। अब देखो 81 से 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा इजकल टू में आएगा 1 में 90 बाहर आ जाएगा, और 10 की पावर -9 में से -8 मान लो पहले, समझ रहे हो। 10 की पावर, एक काम करो, ऐसे में फंस जाते हैं कुछ बच्चों, यहाँ पे देखो कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, मैं आराम आराम से समझाऊंगा यहाँ पे आके, भाई आपको आते तो आगे बढ़ जाओ। देखो एक जीरो इसमें से हटाऊंगा तो यहाँ पे -8 बच जाएगा, है ना,
अब मैं क्या करूंगा, 81 में से सिर्फ 9 बाहर ले लूंगा, 9, यहाँ 10 बचा हुआ है रूट का 10, ये वाला 0 जो बच गया था, है ना, और 10 की पावर -8 में से पावर आधी बाहर निकलती है हमेशा, 10 की पावर -4 बाहर निकल जाए। अब इसी को सॉल्व करने के लिए आप बस बेसिक मैथ अप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका। ओमेगा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 9 और √10 की वैल्यू जहां तक मुझे याद है 3.14 होती है, पाई के बराबर का ही आता है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना। और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा वो। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है भाई साहब, खुद कर लेना, मेरे तक बिल्कुल मत देखना। इसके ऐसे ले सकते हो 100 इंटू 10 की पावर 2 ले लेना इसको भाई साहब, 9 इंटू 10 की पावर 3.1 या 3.4 होता है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना √10 की वैल्यू कितनी है, 3.4 या फिर 3.1 होता है। अब इसको सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकाल के मुझे जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, ओमेगा कितना आ रहा है, ये आपका काम है, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, RAD पर सेकेंड। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, रेडियन, RAD पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में लिखा जाता है। बताओ कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया आकाश, रिवीजन करते रहो, बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो हेलो, 254 के। ओके ओके, कविता सपना का आंसर निकल गया। सपना क्या ये 1 पॉइंट कितना कहना चाह रहे हो, 6 में कहाँ चला जाएगा बच्चा, पावर 6 में कहाँ जा रहा है। किसी ने आंसर निकाला इसका, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, किसी ने आंसर निकाला इसका। मैं ही निकाल दूं क्या कैलकुलेटर करके, भाई साहब हद मचा रखो है, एक बच्चों कैलकुलेटर यूज ना कर रहे हो है, बड़े शरीफ हो रहे हो अभी। चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ये आ रहा है √10 की वैल्यू पहले पता कर लो। मैं √10 जो है वो 3.1 है बच्चों, बिल्कुल सही लिखा मैंने ऊपर। √10 की वैल्यू 3.16 होता है, 14 नहीं होता, 16 होता है, 3.16। और इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पहले 9 से, तो ये आएगा 28.46, और उसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, 100 अपॉन में 28.46 46 3.5, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.5 इंटू 10 की पावर 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 350 रेडियन पर सेकेंड। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के पीछे का आंसर मत देखना, उन्होंने वहां फ्रीक्वेंसी निकाल रखी है, इस बार के एडिशन में मिस्टेक है, घबराने का नहीं, आगे बढ़ जाने का, ठीक है। चलो भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है। हेलो 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 कुलदीप, बड़ी जल्दी आए भाई साहब, कुलदीप भाई साहब इतनी जल्दी आए हो, क्या कहे हम। चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट मेरा भाई साहब 5 आ रहा, मैं ना मानता। सपना का 3.26 इंटू 10 2 आ रहा है, मेरे पास 3.5 आ रहा है, 3.5 आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, माना जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन 7.7। इसका की पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ है, यही की पॉइंट है ब्रो। ये जो है ना, ये दो याद होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा निकालना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी या फिर सोर्स फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ निकालना है। चलो, ये हमारा की पॉइंट था इस क्वेश्चन का, की पॉइंट। और सिर्फ की पॉइंट भी लिख लोगे ना तब भी बहुत फायदा होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 7.7 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा इतना लंबा सा क्वेश्चन, लेंदी सा क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान से देख लो। मैं थोड़ा स्लाइड डाउन कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन और रह गए, बहुत अच्छी बात है, दोनों में पूरा सर्किट रिवाइज हो जाएगा। चलो जल्दी से गिवन लिखते हैं। गिवन, पता है आपने सुन लिया ना, आपका ब्रेन इसको कंज्यूम करेगा, बहुत लंबे टाइम तक रखेगा। और जिन बच्चों ने नहीं सुना, उनको लगता है मैंने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, वो पता है वो कब पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले या फिर यूटी से पहले। और फिर जब तक उनका ब्रेन पूरा भूल चुका होता है तो उनको सब कुछ नया नया सा लगेगा, और घबराहट इतनी ज्यादा होगी कि पूछो मत। समझ रहे हो। तो अभी आप अगर सुन रहे हो तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे ओम है, मैं ओम लिख देता हूँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, ओम। चलो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, समझोगे कि क्वेश्चन को पढ़ा भी कैसे जाता है और कौन सी चीज कौन सा हिंट देता है हमको, है ना। गिवन लिखते हैं, अ सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर है, सब कुछ दे रखा है, आर की वैल्यू है 20 ओम, इंडक्टर है, देखो सिर्फ डायरेक्टली 1.5 हेनरी दे रखा है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटेंस है फिर से मिली में नहीं होता, मेरे ख्याल से मैंने एनसीईआरटी बहुत बार करा रखा है बच्चों को, इसलिए मुझे याद ही हो गया, ये माइक्रो में ही होना चाहिए, ये माइक्रो है, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो फेरेड। तो ये कैपेसिटेंस इक्वल टू में 35 माइक्रो फेरेड, यानी कि आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, मैं नीचे कन्वर्ट कर देता हूँ, 35 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, राइट। अब उसके बाद कह रहा है कि इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी
ऑफ 200 वोल्ट एसी। देखो कुछ नहीं बोला, कहीं बोला पीक, जहां जब तक ये ना बोले पीक वोल्टेज तब तक आपको वी नोट नहीं बल्कि वी आर एम एस दे रखा होता है। वी आर एम एस कितना है? 200 वोल्ट लिख दिया मैंने गिवन। अब पूछा क्या जा रहा है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन है भाई साहब, कंडीशन दे रहे हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लायर इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ओके, ये कहना चाहते हैं सर्किट की फ्रीक्वेंसी और जो आप एसी सप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं ये चीज तभी पॉसिबल है जब सर्किट रेजोनेंस में आ जाए। कंडीशन याद आई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की पॉइंट, सबसे पहले की पॉइंट ही लिखा जाएगा। जहां रेजोनेंस आप सुनो तो मैं यहाँ लिखता हूँ की पॉइंट। रेजोनेंस सुनते ही आपको क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सर्किट रेजोनेंस में है इसका मतलब है कि पहली बात करंट होगा मैक्सिमम, जो कि कैसे निकालोगे? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस करके। जेड नहीं होता इस बार, रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इंपेडेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस हो जाता है मिनिमम, जो कि आर के बराबर आता है। और तीसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक्सएल इक्वल टू में एक्सी। जहां रेजोनेंस सुनो दिमाग में इतनी तीन चीजें गूंज जानी चाहिए कि भैया अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी और सर्किट का फ्रीक्वेंसी बराबर है मतलब रेजोनेंस है, रेजोनेंस है मतलब करंट मैक्सिमम होगा, इंपेडेंस मिनिमम होगा और एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है फिर? व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड इन द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल? अब पावर पूछा गया भाई साहब, जहां एक्सएल इक्वल टू एक्सी हुआ तो सर्किट कौन सा हो गया? सिर्फ रेजिस्टेंस बच गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जैसे ही एक्सएल इक्वल टू एक्सी हुआ, जो एलसीआर सर्किट है जिसमें एल है सी आर तीनों है लेकिन वो फिर भी रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। उसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री होगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं ये दोनों मिलके, एक्सएल और एक्सी। अगर एक्सएल और एक्सी मिलकर कैंसिल कर रहे होते तो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। और अगर वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बना है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस एंगल 0 होता है, दोनों एक साइड में जा रहा होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर में 90-90 होता है। तो फेज डिफरेंस हो गया 0, तो आ जाओ पावर का फॉर्मूला लगा दो। हम यहाँ पे गिवन लिखे हुए हैं, हम लिखेंगे पावर का फॉर्मूला। कुलदीप आज मैंने बहुत बार पावर का फॉर्मूला बताया बच्चों को, अभी तो बच्चों तक तो रट गया होगा, है ना बच्चों? आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस फाई, इतनी बार हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि अब रट ही जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आई आर एम एस, यही फायदा होता है लाइव क्लास का। आई आर एम एस तो भाई साहब निकालना पड़ेगा क्योंकि दे नहीं रखा। तो चलो थोड़ा इसको स्लाइड डाउन करते हैं और आई आर एम एस निकाल लेते हैं। नीचे पे की पॉइंट के जस्ट नीचे हम पहले आई आर एम एस निकालेंगे, फिर जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आई आर एम एस कैसे निकालोगे? सबको पता है, वी आर एम एस अपॉन में आर हो जाएगा। प्योरली रजिस्टिव सर्किट है ना भाई साहब, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर लोगे ना। आई आर एम एस इक्वल टू में वी आर एम एस कितना है? 200। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20। इसको काटूंगा, 0 से 0 काटा और 2 को 20 से काटा तो आ जाएगा 10 एम्पियर। तो आई आर एम एस आ रहा है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर ले लो, ई की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो। तब बोलेंगे आई आर एम एस कितना? 10। वोल्टेज कितना? 200। और कॉस फाई, फाई कितना लोगे? 0 डिग्री, प्योरली रेजिस्टिव हो गया भाई साहब। याद रखना ये कंडीशन, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है, बच्चे उल्टे से करके आ जाते हैं। पता चले जेड निकाल रहे हैं अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होता नहीं उनसे। और ये कॉस 0 कितना होता है? कोई 0 मत बोल देना, कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 हो जाता है 1, तो इसको हटा के कुछ लिखेंगे नहीं। और ये 200 इंटू में 10 2000 हो जाएगा। 2000 वॉट लिख दो या फिर 2 किलो वॉट लिख दो, किलो मतलब 1000 होता है ना, तो ऐसा करके कुछ भी आंसर लिख सकते हो। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था भाई साहब, इजीली समझ में आ रहा था। अविनाश, हेलो हेलो अविनाश, चलो अरे शिवम भाई साहब पुराने क्वेश्चन में अटके ऊपर होगा, कर लो भाई साहब कर लो। तो मैं की पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली कंडीशन याद रखना हर कोई, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ऐसे करके लिख दे रहा हूं मैं, ये हमारा की पॉइंट है। चलो मूव करते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। मजा आ गया भाई साहब, और आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। मैं इसको सर्किट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पीवाईक्यूज के साथ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, पिछले 4 या 5 साल के बोर्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीआर में, कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर कौन सा डेरिवेशन आया, वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट लाइव क्लास में, जो कि होगी वेडनेसडे। देखो 10:30 बज जाते हैं स्टार्ट करते करते, 10:30 से 11:30 का ही मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। 1 घंटा इज मच मोर इनफ। अभी भी 6 मिनट बचा, बताओ 1 घंटे के अंदर आपने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, है ना।
तो ऐसे ही करके 1 घंटे के लिए ही सही आते रहना, आपका बहुत फ़ायदा होगा। 12वीं के नंबर में हेल्प हो जाएगी भाई साहब। और 12वीं में पता है दोस्त से 2 नंबर भी ज़्यादा आए ना, बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ब्रो। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं 7.8। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सीरीज एलसीआर सर्किट, जो कि नीचे दे रखा है, फिर से वोल्टेज दे रखा है Vrms, कुछ नहीं बोला, Vrms लूंगा, और इंडक्टर और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस ये ओम है, वॉट नहीं है। ये बदतमीज कहां से आ गया वॉट, ओम है ये, ओम 40 ओम ऐसे करके, ठीक है। और कैपेसिटेंस में माइक्रोफैरेड होगा, वो मिलीफैरेड नहीं होता, हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस मुझे याद ही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। दो करेक्शन थे इसमें। चलो, ये गिवन है और सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। गिवन यहाँ लिखूँ, नीचे लिख दूंगा, नीचे लिखूंगा बच्चों। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि डायरेक्टली गिवन नीचे लिखा जा सके, ठीक है। अब नीचे गए, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, ओ तेरी, ए बी सी, मैं हाईलाइट करता हूँ, ए बी और सी, 3 पार्ट है। तो पहले मैं नीचे आके गिवन लिख लेता हूँ, फिर एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने गिवन लिखना है, जहां पे मैं लिख रहा हूँ गिवन, गिवन। अब इसी के आगे हम गिवन को पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था, Ctrl+V। ये देखो, ये है वोल्टेज, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे V इजकल टू में 220 दे रखा है। सोर्स को मिटा देता हूँ, सोर्स को मतलब ना हो हमें, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 5, उसके बाद कैपेसिटेंस दे रखा है 80 माइक्रोफैरेड, मैं माइक्रो अभी लिख दूंगा वहां पे, और ये है लास्ट रेजिस्टेंस जो कि है 40 ओम, ओम लिख दे रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये माइक्रोफैरेड है और ये ओम है, तो माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट कर लेना, 80 इंटू 10⁻�6 कन्वर्जन जरूरी है। अब उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कहना चाह रहा है। मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, ऊपर से जगह ना हो अपने पास, यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन नंबर ए क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, लो भाई साहब पूछ लिया, विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी बताओ, सोर्स फ्रीक्वेंसी अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा और सोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। तो सिंस मेरे से सोर्स फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, मैं थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट करूंगा लिखना, इसको रुक जाओ, मिटाता हूं मैं इसको मिटाया और यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा कि हमसे सबसे पहला क्या पूछा गया, सोर्स फ्रीक्वेंसी। आयुष्मान, सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है शिवम मतलब एफ पूछा जा रहा है, और एफ का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, की पॉइंट में मेंशन होगा 1/2 पाई रूट LC। अब ये देखो, कैलकुलेशन तो भाई साहब करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, बिना मैथ के तो आप 11वीं 12वीं क्या ही करोगे। तो मैं इसको रूट को पहले लिख दिया मैंने, रुक जाओ, 2 पाई का 2 पाई लिखूंगा, एल और एफ के वैल्यू लिखूंगा फिर, ठीक है। 2 का 2 पाई की वैल्यू 3.1 लेना बस, और रूट LC, एल और सी की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी यहाँ पे है ना, तो एल की वैल्यू डाल दिया 5, और सी कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6, तो 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है निहारिका। अब इसी को सॉल्व कर दो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा रिया 1 अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.1, और ये 16 पंचे 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 400, तो रूट का 400 इंटू 10⁻⁻6 है ना। अब इसी को थोड़ा स्लाइड डाउन करके यही सॉल्व करूंगा, देखो कैसे करेंगे, करते रहना भाई साहब, मैथ अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस करने से। तो 6.1 का 6.1, 400 में से कितना बाहर निकलेगा, 4 का 2 और 2 जीरो में से 1, तो 20 बाहर निकल जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है ना 400, और मैंने अभी बताया था पावर कितना बाहर निकलता है, आधा, -6 है तो -3 निकलेगा, और -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आएगा ऊपर में जाके +3 मतलब 1000 अपॉन में 6.1 इंटू में 20, 0 से 0 कटीस, 2 से काटा 50, तो यह आएगा 50 अपॉन में 6.1, और डिवाइड करके खुद ही आंसर बता दो, जल्दी बताओ जल्दी। 8 7 56, नहीं 8 5 अच्छा 48, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये मेरे ख्याल से, 8 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ, किसी ने निकाला या फिर मैं कैलकुलेटर खोल लूँ भाई साहब, जल्दी जल्दी कर लिया करो छोटे मोटे कैलकुलेशन। 50 और 6.1, 8.1 आ रहा है, 6.14 लोगे तो 8.1 में जाएगा, 8.1 आएगा। फाइनल आंसर आ रहा है 8.1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लिखी जाती है या फिर पर सेकंड में लिखी जाती है। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया, मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, और इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस मैथ करनी आनी चाहिए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका, क्या कह रहा है, ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। दो चीजें निकालनी है भाई साहब, एक तो 3 पार्ट, ऊपर से एक पार्ट में 2 पार्ट, अरे क्या कर रखो भाई साहब। चलो कोई नहीं, क्या निकालना पड़ेगा, इम्पिडेंस और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट निकालना है एट द रेजोनेटिंग सर्किट। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस में आ गया है, चलो ये आसान किया, सहूलियत किया। 3 चीज समझ में आई, क्या क्या निकालना है, इम्पिडेंस मतलब जेड, और करंट कब, जब सर्किट रेजोनेंस में, रेजोनेंस में मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, याद रखना मैंने बताया था, और जेड इक्वल टू आर हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट दो, जहां रेजोनेंस कह दे, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, और इम्पिडेंस जो है वो सिर्फ आर के बराबर होता है। तो अब क्वेश्चन में हमें इम्पिडेंस निकालने के लिए बोला, जेड मतलब इम्पिडेंस होता है, पता है ना सबको, इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस होता है, ये हिंदी में समझाऊं तो जेड निकालना है, जेड जहां रेजोनेंस कह दे वहीं पे जेड आर के बराबर हो जाता है, और वो है 40 ओम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको मेन फॉर्मुला लिखवा देता हूँ जेड का, जो आप लोगों ने सर्किट के साथ लिखा होगा, एलसीआर के साथ, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मुला पढ़ा था ना। अब एक्सएल एक्सी बराबर है तो ये 0 हो लेगा, आर स्क्वायर में से स्क्वायर और रूट कट के जेड आर के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने पहला आंसर लिख दिया। इसी में मुझे करंट भी निकालना था बी वाले पार्ट में ही, तो करंट का फॉर्मूला होता है ई बाई जेड, और z जो है वो r के बराबर है, तो e की जगह में v भी लिख सकते हो आप, v लिखो, बच्चों को v जल्दी समझ में आता है, v बाई जेड, या फिर v बाई जेड आर के बराबर, तो r भी लिख देंगे। वोल्टेज कितना था बताओ मेरे को, वोल्टेज कितना था आयुष्मान शिवम, 230 था, ये कितना था 230। अंबिका, आर रेजिस्टेंस कितना है 40, 0 से 0 काटा, करंट इजकल टू आएगा 23 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लो, जो कि आएगा अपने पास, मैं बता देता हूँ, 23 अपॉन में 4 कर दो भाई साहब जल्दी से, 23 अपॉन में 4, इट विल बी इक्वल टू 5.75, 5.75 एम्पियर करंट। दोनों चीज निकाल दिया हमने, इंपेडेंस भी निकाल दिया और करंट भी निकाल दिया। क्लियर। थर्ड वाला पार्ट और लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे आज की क्लास का। सी वाला पार्ट मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। चलो भाई पढ़ लेते हैं पहले सी वाला पार्ट, कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है सो दैट, चलो हमको दिखाओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये जो वर्डिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, मैं आपको बहुत सहूलियत से आराम आराम समझाऊंगा कि इसमें करना क्या होता है, क्या लिखना होता है, कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है, सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का मिला के नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, ये शो करो, दिखाओ, हमें प्रूव करो। यानी कि VL और VC दोनों मिला के 0 आएगा। VL मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VC मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और VL और VC को मिला के 0 आएगा, ये प्रूव करो। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं, देखो जहां आप LCR सर्किट लेते, थोड़ा नीचे सॉल्व करेंगे इसको अलग से, ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ, हम नीचे जाके आराम से इसको सॉल्व करके समझाएंगे आपको। चलो भाई यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सी वाला पार्ट है वो ये कहना चाहता है कि मुझे VL और VC के कॉम्बाइन के 0 बताओ। तो मैं आपको बता दूं, LCR सर्किट आ जाए, ये रहा इंडक्टर, ये रहा कैपेसिटर और ये रहा रजिस्टर, तीनों आ गया। अगर तीनों आ रखा प्रीति, और आपने एसी लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, इसको ऑन कर दिया हमने, मान लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा कैपेसिटर सी, रजिस्टर आर और इंडक्टर एल, ईएमएफ ई है। तो जो इंडक्टर है वो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज खा लेता है, इंडक्टर जो वोल्टेज खाएगा उसको VL लिखते हैं, कैपेसिटर ने जो वोल्टेज खाया उसको VC लिखते हैं, और जो रजिस्टर ने खाया उसको VR लिखते हैं। इन तीनों के वोल्टेज को मिला के किसके बराबर होना चाहिए, ईएमएफ के, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, नीचे वाला वोल्टेज के, इसके, ये वोल्टेज है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, तो इसके बराबर होना चाहिए, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ इक्वल टू में, आपने पढ़ा भी होगा ये क्लास में, VR का स्क्वायर रजिस्टर वाला, और प्लस में VL माइनस VC या फिर VC माइनस VL, कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर। जैसे आप Z का फॉर्मूला लिखते हो ना, वहीं से याद रखना, Z का फॉर्मूला में क्या आता है, Z के फॉर्मूले में आता है VR की जगह में R का स्क्वायर और XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऐसे ही करके जैसे रेजिस्टेंस यानी कि इंपेडेंस का फॉर्मूला बनता है, वैसे ही EMF का भी फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। देखो ईएमएफ यानी कि नेट वोल्टेज जो सप्लाई किया था वो 230 है, ये वाला, ये सप्लाइड वोल्टेज है, यही हमारा ईएमएफ है ना, जो हमने सप्लाई किया था, जो हमने सप्लाई किया वो 230 है। अब ध्यान से देखते रहना, और जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आएगा, रजिस्टर ने जितना वोल्टेज खाया वो भी 230 आएगा। एग्जैक्टली कैसे, मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, आज
मैं बोलूंगा कि जो वी आर होगा वो कितना आएगा, आई इंटू में आर। आई आपने अभी अभी निकाला है 7.5, ये रहा, दिख रहा है सबको, 23/4 यानी कि 7.5। अगर मैं वी आर निकालूंगा तो आई आर लिखूंगा और 23/4 होगा इंटू में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना था 40 दे रखा है आपने, देख लिया अभी। इसको काटूंगा तो ये कितने से कटेगा 10 से, और ये कट के 23 इंटू में 10 230 ही आ जाएगा। यानी कि जो भी वोल्टेज आपने 230 सप्लाई किया था वो रजिस्टर ने खा लिया। लेकिन इसको प्रूफ करना है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, तो मैंने वी आर निकाल लिया। अब मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ लिखूंगा कि जो ईएमएफ है वो भी 230 है और जो वी आर है वो भी 230 वोल्ट है, वोल्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हुए ईएमएफ की जगह मैं लिखूंगा मैं 230 इजकल टू में ब्रैकेट में वी आर का स्क्वायर मतलब 230 का स्क्वायर इजकल टू में वीएल माइनस नहीं सॉरी प्लस में वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब इधर से रूट हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, शिवम 230 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा 230 का स्क्वायर, तो पहले से रूट हट गया, और यहाँ पे प्लस में वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। ये वाला चीज इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 230 का स्क्वायर माइनस 230 का स्क्वायर भाई साहब जीरो हो लेगा, हाँ या ना बोलो। 230 का स्क्वायर माइनस 230 का स्क्वायर कटकुटा के निपट लेगा, तो वीएल माइनस वीसी का जो होल स्क्वायर है वो जीरो आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा और थोड़ा नीचे स्लाइड कर देता हूँ, देखते रहना। जीरो इजकल टू में वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर भी हटा लोगे तो वो वीएल माइनस वीसी क्या ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। और यहीं तक हमें प्रूफ करना था कि वीएल माइनस वीसी हमेशा जीरो ही आता है। याद रखना, अगर कैपेसिटर मान लेते हैं, कैपेसिटर वीसी खा रहा है 50 वोल्ट, समझ रहे हो, तो वहीं पे इंडक्टर खा रहा होगा -50 वोल्ट, जिसकी वजह से हमेशा इन दोनों का कंबाइन जीरो ही आता है। वीएल माइनस वीसी या फिर वीसी प्लस वीएल करोगे आप, हमेशा वो जीरो ही आएगा। और ये हमें ऐसे करके लिख लिख के प्रूफ करना होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या सबको समझ में आया, मजा आया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए झक्कास झक्कास क्वेश्चन लेके आऊंगा, एकदम झक्कास झक्कास, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ क्या सबको समझ में आया। आज हमने 7 पॉइंट करे, 7 क्वेश्चंस नहीं 8 क्वेश्चंस करे एनसीईआरटी के। मैं कमेंट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ भाई साहब। संदीप कह रहा है आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। माई टारगेट केमिस्ट्री फिजिक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस भैया आ गया, संदीप को आ गया, बहुत बढ़िया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बहुत। और जो जो पीछे पीछे देख रहे हैं कंटिन्यू करके आगे आके कंप्लीट कर लेना। अगर हो सके तो एक शॉर्ट नोट बना लेना कि आज की क्लास में कौन कौन से फॉर्मूले बने। लिखने में मुश्किल से 2 मिनट जाएगा सारे की पॉइंट लिखने में, है ना। और इसी की पीडीएफ मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, चिंता नहीं करने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो जब भी लाइव क्लास हो आ जाया करना, आप ही का फायदा होगा। ये सारे एफर्ट ना बोर्ड में देखेंगे। एक तो मैं ही टाइम टाइम ना होने की वजह से नहीं ले पाता हूँ कई बार, और मैं टाइम निकालूंगा आप सबके लिए, चिंता नहीं करना। जितना मैक्सिमम मैं टाइम निकाल सकूँ, रात के 10:30 बजे हो, 10:30 बजे स्टार्ट करूंगा, 11:30 बजे खत्म करूंगा, लेकिन आऊंगा मैं लाइव, ठीक है। हर एमडब्ल्यूएफ में आपका लाइव चलेगा और टीटीएस में 11th वालों को लाइव चलेगा, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू। मजा आ गया भाई साहब, खुशी तो मिलती है लाइव क्लास लेके, मेरे को भी बहुत मजा आता है, बहुत। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, सी यू सून ऑन वेडनेसडे। बाय 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 बाय।